नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। दरअसल बीजेपी ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें यूपी के 51 प्रत्याशी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी जल्द ही 24 सीटों पर और उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। मतलब 51 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और 24 सीटों पर उतारने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर यूपी की 80 सीटों में से 75 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बाकी 5 सीटें अपने सहयोगी दलों को देने के लिए तैयार है, जिसमें अपना दल एस, सुभासपा, निषाद पार्टी और आरएलडी शामिल है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी आरएलडी को 2, जबकि सुभासपा, निषाद पार्टी और अपना दल एस को 1 सीट देने को तैयार है, जिसके चलते सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि सुभासपा, निषाद पार्टी और अपना दल एस ने बीजेपी से 2-2 सीटों की मांग की है। ऐसे में एनडीए के सामने सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है। वहीं सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर के तेवर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओपी राजभर ने बलिया में सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 साल से सांसद ने आज तक किसी गरीब का 5,000 रुपए तक का इलाज नहीं कराया और उनमें सत्ता में रहकर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर का बयान सुनिए आप। साथियों, मेरी तमन्ना थी, मेरी सोच थी। अभी हमारे कुछ साथी बता रहे विरोधियों के विषय में क्या कहें। सत्ता में रहते हुए कुछ करने की हिम्मत तो है नहीं। इसी धरती पर एक नेता आपने देखा होगा कि गरीबों के बीच में घूम घूम करके गरीबों के चाहे ऑपरेशन का सवाल हो, चाहे इलाज का सवाल हो, बिना सदन में गए ही लाखों गरीबों का इस धरती पर इलाज कराने का काम किया है। बोलो, कराया कि नहीं कराया? उसका नाम राजेश सिंह दयाल है कि नहीं? बोलो, कराया कि नहीं कराया? बिना सत्ता में गए वो व्यक्ति की मंशा थी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो ये गरीबों की लड़ाई लड़ता है, हम सत्ता से जो होगा वो होगा, बिना सत्ता के लिए अपनी ताकत इन गरीबों के बीच में इनके कल्याण के लिए लगाने का काम करूंगा। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की और आपसे कहना चाहता हूं, जो साथी आपके बीच में आपको रोकना चाहते हैं, जरा उनसे पूछो कि 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, किसी गरीब को 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या तुम्हें? देने की हिम्मत नहीं पड़ती। और ये ओम प्रकाश राजभर, हम विधायक हैं चौड़ा पर, हमारे सुनील सिंह यही हैं, और इन्होंने एक सर्जन को ही बलिया से ले गए और डॉक्टर ने कहा कि 6 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन नहीं होगा, ये मर जाएगा, और इलाज के लिए हमने कहा एस्टीमेट बना लो, 12 लाख का एस्टीमेट। तो ओम प्रकाश राजभर का बयान सुना आपने। अब आपको सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर बीजेपी, सुभासपा, निषाद पार्टी, आरएलडी और अपना दल एस का क्या कहना है वो भी सुनाते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत एक खास पैनल के साथ। पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प के को लेकर के चुनाव के मैदान में है। हमारे सहयोगी जो राष्ट्रीय जनता, जो हमारे जो एनडीए के पार्ट है, उसमें राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सुभासपा और निषाद पार्टी सभी मिलकर के चुनावों के बीच में है। किसको कितनी सीटें मिलेंगी यह केंद्रीय नेतृत्व और वह दल, दोनों हमारे सहयोगी दल मिलकर ही तय करेंगे। इस पर कोई कयास अभी नहीं लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में सहयोगी दलों को टिकट दे रही है जहां उनके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसलिए जो केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझ के फैसला किया है, क्षेत्र की जनता से ओपिनियन भी लिया गया है, तो उनका जो फैसला है वो स्थानीय समीकरण और परिस्थितियों को ध्यान में रख करके किया गया फैसला है।
व्यापक पैमाने पर उन्होंने जनता के बीच से रायशुमारी भी कराया है, समीक्षा भी किया है, संगठन का तंत्र व्यापक पैमाने पर क्षेत्र की जानकारी को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का काम किया है और इस आधार पर सीटों का फैसला हुआ। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिस्ट जारी होने के बाद जिस तरीके से कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई है, उसी के ठीक बाद एनडीए के बीच में सीट के बंटवारे को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सीट जारी होते ही शनिवार रात ओम प्रकाश राजभर ने सीटों के बंटवारे को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ठीक इससे पहले संजय निषाद भी मिल करके सीट बंटवारे की बात कर चुके हैं। आपको बता दें कि जो घटक दल है भारतीय जनता पार्टी के, वो दो सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पर सीट देने का जो ऑफर है वो फिलहाल रखा है। इसके बाद आपको बताते चले कि जिस तरीके से सीटों की संख्या को लेकर अभी मामला अटका है और दोनों दल उत्तर प्रदेश में कम से कम 2-2 सीट चाहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिलहाल एक सीट का ऑफर दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में सलेमपुर, कुशीनगर, चंदौली, लालगंज, डुमरियागंज, जौनपुर समेत कई ऐसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, जिन पर सुभासपा और निषाद पार्टी ने पहले से ही दावेदारी रखी थी। सुभासपा अध्यक्ष राजभर ने मऊ की घोसी, देवरिया की सलेमपुर, बलिया के अलावा चंदौली सीट पर दावेदारी रखी थी, जबकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी भदोही, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में से कोई 2 सीट की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पहली ही सूची में दोनों दलों की दावेदारी वाली कई सीटों पर उम्मीदवार उतर चुके हैं। ऐसे में अब राजभर और निषाद चाहते हैं कि उनकी दावेदारी वाली सीटों में जो बची हैं, उनमें से ही उनको सीटें मिल जाएं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो पहली लिस्ट जारी हुई है, उसमें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक सीट ऑफर करना चाहती है। वहीं अगर घटक दल यानी सहयोगी दलों की बात करी जाए, एनडीए की बात की जाए, तो वो 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि फाइनली जब ओवरऑल लिस्ट आउट होती है तो इसमें सहयोगी दलों को आखिरकार कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे से ऑफर होती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरी। और चलिए अब चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कुमार अशोक जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरएलडी के, बहुत स्वागत है। जैनेंद्र अक्रवांशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभासपा के प्रवक्ता हैं। और मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत कुमार अशोक जी आपसे। ऑल इज वेल है क्या? एनडीए में अलायंस में किसी प्रकार की कोई खटपट तो नहीं है? 2 की मांग हो रही है, लेकिन जानकारी आ रही है कि आप लोग 1 के पक्ष में है। खैर, ये तो जानकारी सामने आ रही है, बहरहाल बता तो आप ही सकते हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए और अपने जुड़े हुए तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो ये गठबंधन सरकार चलाने का जो ये चलन प्रारंभ हुआ, यह 89 में अटल जी के समय से ही आया और एक लंबे समय तक हमने बहुत मजबूत जो है सत्ता चलाई है, बहुत अच्छे से सत्ता चलाई। जो कांग्रेस बड़े बड़े लोगों को मात दे दिया करती थी और कहा करती थी कि 5 साल तक कोई सरकार नहीं चला सकता, उसको भी हमने सरकार चला करके दिखा दिया। तो परिस्थितियां ये हैं कि हमें आपस में सामंजस्य बिठा के काम करना आता है। ये जो चीजें चल रही हैं, ये मीडिया के जरिए चल रही हैं। अभी तक इस प्रकार की कोई भी मांग किसी भी पार्टी की गठबंधन के अंदर से नहीं आई है। ना ही किसी ने ये बात, जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इसकी समन्वय कमेटी में 12 कमेटी के मेंबर हैं, किसी के पास यह मांग नहीं गई है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी इसके कोऑर्डिनेटर हैं। ये लोग अपनी तरफ से मीडिया में ट्रायल कर रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं। जहां तक इनके गठबंधन के पूर्व की बात है, संजय निषाद जी के पास उनका पुत्र का नाम घोषित हो चुका है। संत कबीर नगर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, पहले भी सांसद रहे हैं। वह स्वयं हमारे यहाँ मंत्री हैं, उनका पुत्र भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक है। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता है कि एक सीट से ऊपर की बात कही जा रही है। एक सीट पर ही बात बनेगी और ये अंदर की बात है, अंदर खाने में ही समाप्त हो जाएगी। सब हमारे परिवार के सदस्य हैं,
और ये सारी बातें आपस के अंदर ही निपट जाएंगी। बाहर अभी ये बातें हैं, अंदर अभी किसी ने कोई मांग इस प्रकार की नहीं की है। चलिए ठीक है, बात अंदर की है। रोहित जी क्या कहेंगे? आरएलडी एनडीए के साथ है और आपके नेता ने न केवल आभार व्यक्त किया था बल्कि नरेंद्र मोदी को विकसित भारत के एक नायक के तौर पर भी प्रस्तुत किया अपनी बातों में। क्या आरएलडी फिलहाल संतुष्ट है टिकटों को लेकर जो सुगबुगाहट आ रही है? देखिए, अभी 2 दिन पहले तो राष्ट्रीय लोकदल ऑफिशियल तौर पे एनडीए का हिस्सा बना है जी। तो अभी टिकटों पे चर्चा करना मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी का कदम होगा, क्योंकि जब हम परसों ही हम एनडीए का ऑफिशियल तौर पे हिस्सा बने और हमें विश्वास है पूरी तरीके से कि एनडीए का नेतृत्व कर रहे माननीय मोदी जी अपने सहयोगी दलों का भी सम्मान करेंगे और अपनी जनता का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल एक पुरानी पार्टी है। राष्ट्रीय लोकदल ने देश को प्रधानमंत्री दिया है और राष्ट्रीय लोकदल का पूरा सम्मान मोदी जी करने का काम करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके करोड़ों किसानों का दिल जीतने का काम किया, करोड़ों किसानों का सम्मान करने का काम किया, यह दिखाता है कि उनका विजन बड़ा है, उनका विजन देश की तरक्की के लिए है, उनका विजन देश को आगे ले जाने के लिए है और किसानों की दशा को बदलने के लिए है। जैसे चौधरी चरण सिंह जी ने एक अभूतपूर्व कार्य किया था किसानों की दशा बदलने के लिए, उन्होंने किसानों को जमीन का मालिक बनाया था, उसी तरीके से मोदी जी आज के भारत में किसानों की दशा बदलने के लिए एक अहम कदम उठाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल ने एनडीए के अंदर अपनी आस्था को जाहिर किया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत करने का आश्वासन दिया है और उस पे स्वयं चल के देश को विकास की गति प्रदान करने का उन्होंने संकल्प लिया है। राष्ट्रीय लोकदल अब एनडीए का गठबंधन है और एनडीए के साथ है पूरी तरीके से। हमारे बीच में कहीं कोई किसी तरीके का विरोध नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल अभी परसों ही ऑफिशियल तौर पे इनका हिस्सा बना है। ठीक है। जैनेंद्र जी क्या कहेंगे सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी प्रत्याशी के लिए जो वचन सुनने को मिले सुभाषपा सुप्रीमो के, ये कहीं ना कहीं कुछ सवाल खड़े करते हैं। नहीं, देखिए, जहाँ पे किसी भी प्रत्याशी का उन्होंने नाम नहीं लिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने एक एमपी एमएलए की परिभाषा को डिफाइन किया है कि क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हैं और कैसे वो समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं करवा पाते थे पहले के जो भी एमपी एमएलए रहे होंगे, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, जहाँ तक सीटों का सवाल है, तो ये देखिए, हमारा आंतरिक एनडीए जो गठबंधन है उसका आंतरिक मामला है। आपस में बैठ के सीटों की जो भी बातें होंगी वो आपस में बैठ के डिसाइड हो जाएंगी। उसमें भाई मांगने को हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि आप चाह रहे थे, मतलब आपकी पार्टी चाह रही थी कि राजेश दयाल वहां से चुनाव लड़ें, ये जानकारी हमें मिल रही है। नहीं, तो ये अभी बातें चलेंगी। अभी कोई भाजपा ने जो भी बैठक की है वो अपनी बैठक की है, अंदरूनी बैठक की है और आंतरिक जो उनका जो भी लोकतंत्र है उसके हिसाब से बैठक की है और उसमें उन्होंने अपनी सीटों की घोषणा की है। उन्होंने अभी गठबंधन के सहयोगियों की घोषणा नहीं की है। ये केवल मीडिया के सूत्रों के द्वारा चलाई जा रही है कि इसको 2 मिलेंगी, उसको 1 मिलेगी, इसको 2 मिलेंगी, उसको 1 मिलेगी। तो अभी बैठक होगी सभी सहयोगी दलों के साथ। उसके बाद हमारा जो नेतृत्व है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और जो भाजपा का नेतृत्व और बाकी एनडीए के नेतृत्वकर्ता हैं वो आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे कि सहयोगी दलों को किसे कितनी सीट मिलेंगी और कहां से कौन लड़ेगा। तो ये पूरी चीज खाका खींचा जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी कहना इस चीज के ऊपर बहुत कठिन है। चलिए ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे सवाल। मनोज जी, देखिए, आप और हम समझते हैं कि प्रवक्ताओं की एक जो नैतिक जिम्मेदारी होती है वो सीमा रेखा को पार नहीं करना होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा कि सीट शेयरिंग को लेकर ये जो सुगबुगाहट सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये जो खबरें आ रही हैं कि 2 की मांग थी लेकिन 1 पर अभी सहमति बन पाई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा कुछ चल रहा है, घटित हो रहा है? विवेक जी, बड़ी मजे की बात है। पार्टी प्रवक्ताओं ने कई बातों पर सहमत रहे, चाहे वो पांडे जी हों, चाहे वो सुभद्रा के प्रवक्ता हों, और मीडिया को, मीडिया की खबरों को, मीडिया के सूत्रों का आधार दे रहे हैं, कहते हैं बिल्कुल निराधार। वहीं दूसरी तरफ
कोई स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी या चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी का हवाला देकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पार्ट बन रहे हैं। लेकिन जो लोग पहले सुभाष जी भाजपा की बात कर लो, बाकी लोगों की बात कर लो, आज ये इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई बहुत बार्गेनिंग कर पाए। कारण ये है कि विधान परिषद से लेकर राज्यसभा के चुनाव से लेकर सबको सबका हिस्सा, सबकी सबकी जिम्मेदारी दी गई। और दौर मोदी और अमित शाह या राजनाथ जी या उत्तर प्रदेश में योगी, इनके नेतृत्व में चूंकि दिल्ली की हैट्रिक करनी है, तो उनको पता है किसको कितनी सीटें देनी और किसको कितनी सीटें नहीं देनी, कहाँ किसकी जरूरत है, कहाँ किसकी जरूरत नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखिए 11 में 0 का रिजल्ट रहा है रालोद का, तो रालोद को ज्यादा जरूरत है भाजपा की, भाजपा को जरूरत उनकी कम है। लेकिन चूंकि ये चुनाव है, एक और एक ही 2 नहीं होते, बल्कि एक और एक 11 होते हैं, 2 और 2 4 नहीं होते। लेकिन जहां तक हमारी आपकी खबरों की बात कर लें, मैं फिर कह दूं, खबरें इन्हीं से निकल के आती हैं, तभी हम उसको लेकर के देते हैं। पर एक चलन बन गया है, अगर खबर सही हो गई, साहब हमने बताई नहीं थी, तो और अगर गलत हुई तो वो निराधार मान ली जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आपको जो सवाल था एक एक सीट को लेकर, 2-2 सीटों को लेकर के, उत्तर प्रदेश में जैसे ही 51 सीटें लोकसभा की घोषित की गई, तो बची हुई 29 सीटों पे, चाहे वो अपना दल हो, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे वो निषाद हो, बाकी जो सारे जो लोग हैं, ये लगातार चाहे अनुरोध करें, मान मनोबल करें, अपनी तर्क की बात करें, ये 2-2 सीटों के लिए अपनी हिस्सेदारी पर दबाव बना रहे हैं। पर मैं फिर ये बात बता देना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की 3 स्तरीय रिपोर्ट के बाद उन्होंने ये तय किया कि कौन से लोग जिताऊ हैं, किनको हमको टिकट देना है और किनको हमको टिकट नहीं देना है। क्या आप तो बहुत सारे चल रहे थे, चर्चाएं बहुत सारी थी कि किसी को रिपीट नहीं करेंगे, किसी को क्या नहीं करेंगे। लेकिन हमने और आपने या पूरे देश ने इस बात को देखा कि ये 195 सीटों में, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के और राज्यों में, भाजपा ने ये देखा कि हम किसको जिता सकते हैं, क्योंकि नारा इस बार 400 पार का है। तो उत्तर प्रदेश में बची 29 सीटों में अभी पश्चिम को, खासकर मिर्जापुर को, प्रयागराज को, और जो इनके साथी गठबंधन के हैं, ये उसमें बेहतर प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए 80 में 70, 75 के नारे या 65 से आगे कैसे जा सकते हैं, उसी तर्ज पर इनको हिस्सेदारी मिलेगी, ये जानकारी। जी बिल्कुल अहम बात आपने कही है। कुमार अशोक जी, सबसे बड़े सूबे में अगर सीट शेयरिंग पर माथापच्ची ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये जो सूत्र बता रहे हैं, इनमें ऐसा तो नहीं है कि ये पूरी तरह से निराधार है, इसमें कुछ ना कुछ सच तो अवश्य है। विवेक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो परिस्थितियां इस उत्तर प्रदेश को लेकर के हैं, उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा है, और यह भी तय है कि जो सरकार बनती है उसका प्रधानमंत्री का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है। यही पुरानी परिस्थितियां रही हैं। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूं और जो अपने साथ जुटा हुआ गठबंधन है उसकी बात करूं, तो पूरे तौर पर प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के ऊपर ही सरकार ने काम किया है। और अभी परसों की ही रिपोर्ट थी कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री की योजनाओं को लागू करने में नंबर 1 पर है। तो जो लोग भी, चाहे गठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही हो, सब के सब एनडीए के साथ इस बात पर सहमत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और जब देश का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, हम सबको मिलकर के इंडिया गठबंधन जो अंध विपक्षी लोग हैं उनके विरुद्ध हमको खड़ा होना है, उनको परास्त करना है, क्योंकि उनके पास तो प्रधानमंत्री की लड़ाई है, वहां तो 5-5 प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं। तो कम से कम हमारे गठबंधन में चाहे जितने भी लोग हों, हमारा जो गठबंधन है वो इस बात पर सहमत है, पूरी तरह से एकमत है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और भारतीय जनता पार्टी में सबका विश्वास है, उसकी रीतियों नीतियों में सबकी योजना है। और जिस तरह से भारत रत्न दिया गया कि हर वो चौधरी चरण सिंह जी को, एक बड़े किसान नेता को, महान किसान नेता को, तो वो प्रत्येक किसान का सम्मान है, प्रत्येक गांव का सम्मान है, और गांव गरीब किसान मजदूर का सम्मान है। इसलिए हम देखते हैं कि सब सहमत हैं, कहीं कोई बात नहीं है, पूरे तौर पर एकमत होकर के हम चुनाव लड़ेंगे और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। ठीक है रोहित जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी रहेगी कि अभी फिलहाल क्या आरएलडी की ओर से डिमांड की गई है एनडीए से कि हमें स्पेसिफिक इतनी सीटें चाहिए? नहीं, अभी कोई किसी तरीके की डिमांड नहीं है। हमारी बातें पूरी तरीके से तय हो चुकी हैं और जो हमारे साथ वादे किए गए हैं वो पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो वादे पूरे किए जाएंगे। हमने कोई डिमांड किसी तरीके की नहीं रखी है। हम देश के विकास को गति देने के लिए एनडीए का पार्ट बने हैं। जैनेंद्र जी, सवाल हो रहा है कि 51 सीटों
पर आप लोगों से चर्चा नहीं की गई, बिना चर्चा के नाम डिक्लेयर कर दिए गए? नहीं, वो तो भाजपा का अंदरूनी मसला है, भाजपा पार्टी का। लेकिन जो एनडीए गठबंधन है, जब उसकी मीटिंग होगी उसके सहयोगी दलों के साथ, सभी सहयोगी दल आपस में आमने सामने बैठेंगे, उसके बाद सीटों की घोषणा होगी। तो इसमें कोई बहुत माथापच्ची नहीं करनी है। जिसकी जो भी चीजें हैं कि किसको कितनी सीटें चाहिए वो बताएगा। सामने भाजपा रहेगी तो भाजपा कितनी सीटें देना चाहती है उस पर एक मुक्त पहले से बात हो चुकी है, तो केवल वही घोषणा करनी बाकी है। ठीक है। मनोज जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। क्या आप मानते हैं मनोज जी कि ये जो 5 सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, ये संख्या बढ़ सकती है? आपको लगता है ऐसा? नहीं नहीं विवेक जी, मैं फिर पुनः उस बात को रिपीट करूंगा जी। कि भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर आप सरकार बनाने का फिगर होता है उससे कहीं बहुत ज्यादा, वो 14 में थी, 19 में थी और 24 में होने का उनका पूरा भरोसा है। इसलिए जो दल उनके साथ जुड़े हुए हैं और वो एनडीए गठबंधन में बीजेपी को कितना लाभ दे सकती है, बीजेपी कहीं बार्गेन की स्थिति में नहीं, उसको कोई बार्गेन कर सके। वो अपने टारगेट को रखते हुए ही आगे बढ़ेगी। इन सबको भी समझाने को प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड है, आप देखिए रालोद को 11 सीटें मिली थी लेकिन परिणाम 0 था। तो विधानसभा विधान परिषद का फिगर अलग होता है, लेकिन जब जैसे अभी अशोक पांडे जी कह, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और प्रधानमंत्री हमारे बनारस से चुन के जाते हैं और वही प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में मैं फिर कहूंगा उत्तर प्रदेश में बहुत बार्गेनिंग की स्थिति नहीं है किसी दलों के पास में। अब समझौते के रूप में वो इनको क्या दे देते हैं, जैसे अपना जो बात जिक्र कर रहा हूँ या रालोद की मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा ये केंद्रीय बीजेपी क्या करती है। चलिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों का। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहस में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए, शुक्रिया। सवाल केवल यही था कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर क्या सब कुछ ठीक है? सपा अध्यक्ष का जो बयान सामने आया, क्या वो कोई नाराजगी थी? फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर खाने से ये जो खबरें सामने आ रही हैं, आखिर ये क्या है? फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।